हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है प्रेमचंद के साहित्य में नारी जीवन की समस्याएं। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। प्रेमचंद के साहित्य में नारी जीवन की समस्याओं को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, विवाह पूर्व की समस्याएं, दूसरा वैवाहिक जीवन की समस्याएं और तीसरा विवाहेतर समस्याएं। सबसे पहले हम बात करेंगे विवाह पूर्व की समस्याओं की। भारतीय संस्कृति में नारी का जन्म कन्या के रूप में माना जाता था, जो पवित्रतम एवं देवी रूप में मानी जाती थी। परंतु कालांतर में नारी विषयक दृष्टिकोण में परिवर्तन के साथ नारी को समाज में अभिशाप माना जाने लगा। प्रेमचंद के कथा साहित्य में इस सत्य का चित्रण मिलता है। समाज का एक पुरुष वर्ग अपनी स्त्री से इसलिए नाराज रहता है कि वह बालिका को जन्म देती है। निराशय कहानी की निरूपमा ऐसी ही अभागिनी स्त्री है। यद्यपि वह संपन्न कुलीन वर्ग की बहू है, परंतु कन्या जन्म के कारण सदैव पति से उपेक्षित रहती है। कहानी का आरंभ इस प्रकार होता है। आज आदमी अपनी स्त्री से इसलिए नाराज रहते हैं कि उसके लड़कियां क्यों होती है, लड़के क्यों नहीं होते, सीधे मुंह बात नहीं करते, कई दिनों तक घर में ही नहीं आते और आते भी हैं तो इस तरह खींचे तने रहते हैं कि निरुपमा थर थर कांपती रहती है, वह गरज ना उठे। सबसे बड़ी विपत्ति यह थी कि त्रिपाठी जी ने धमकी दे दी थी, आपकी कन्या हुई तो मैं घर छोड़कर निकल जाऊंगा, इस नरक में क्षण भर भी ना ठहरूंगा। निरुपमा को यह चिंता खाए जाती है। निरुपमा घोर निराशा की दशा में अपनी भाभी को पत्र भेजती है। उसकी भाभी स्वांग रचकर उसे महात्मा के दर्शनार्थ बुला लेती है और बोलती है कि महात्मा का आशीर्वाद निष्फल नहीं किया जा सकता। अब वह पुत्रवती होगी। जब वह गर्भवती हुई तो उसके दिलों में आशाएं हिलोरे लेने लगी। सास जो उठते गाली और बैठते व्यंग्य से बात करती थी, अब उसे पान की तरह फेंटती। बेटी तुम रहने दो, मैं ही रसोई बना लूँगी, तुम्हारा सिर दुखने लगेगा। लड़कियों की बात और होती है, उन पर किसी बात का असर नहीं होता। लड़के गर्भ में ही मान करने लगते हैं। घमंडी लाल वस्त्र भूषणों पर उतारू हो गए, हर महीने एक ना एक नई चीज़ें लाते। निरुपमा का जीवन इतना सुखमय कभी नहीं था, उस समय भी नहीं जब वह नवेली बहू थी। परंतु पुनः कन्या का जन्म होने पर उसका जीवन चिंताग्रस्त हो जाता है। फिर वही अपमान, वही अनादर, वही ताने। अंत में इसी शोक में वह पुत्री को जन्मते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। यह है हमारे समाज में नारी जीवन की आरंभिक दशा। प्रेमचंद युगीन समाज में नैतिकता का दोहरा मानदंड प्रचलित था। जिन कार्यों के लिए पुरुषों की कोई आलोचना नहीं करता, उन्हीं कारणों से नारी पतिता व कुलटा समझी जाती है। नारी और पुरुष की इस सामाजिक स्थिति के वैषम्य उसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न विविध सामाजिक समस्याओं को प्रेमचंद ने अपनी गहन सामाजिक दृष्टि से परखा था। नारी जीवन की समस्याएं प्रेमचंद के सम्मुख कितनी तीव्रता से विद्यमान थी, इसका प्रमाण यह है कि प्रेमचंद के आरंभिक उपन्यासों प्रेमा, सेवा सदन आदि का केंद्र बिंदु नारी जीवन और उसकी समस्याएं ही है। प्रेमचंद के कथा साहित्य में नारी जीवन की समस्याएं ज्वलंत रूप से दृष्टिगोचर होती है। मध्यवर्गीय भारतीय समाज में कन्या के जन्म को ही अभिशाप समझा जाने लगा। कन्या अपने जन्म के साथ ही पालन पोषण, सुरक्षा और विवाह संबंधी अनेक समस्याओं को लेकर आती है और पारिवारिक चिंता का कारण बनती है। ऐसे समाज के नारी विषयक दृष्टिकोण के कारण ही
निम्न वर्गीय परिवार में घनाभाव के कारण कन्या का पालन पोषण एक समस्या का कारण होता है। गोदान में प्रेमचंद ने इस समस्या का चित्रण किया है। होरी जैसे साधारण कृषक का जीवन दरिद्रता और विपन्नता में व्यतीत होता है, अतः उसकी पुत्रियों में आभूषण और भोग विलास की लालसा उत्पन्न होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। निर्धनता के कारण सोना और रूपा को ना तो अच्छा भोजन मिलता है और ना पर्याप्त वस्त्र। बाल्यावस्था का यह अभाव सोना को असमय ही प्रोण बना देता है। मध्य वर्गीय परिवार में पोषित सुमन और जालपा जहाँ विवाह से पूर्व और विवाह के बाद भी आभूषणों के लिए हट करती है और भोग विलास पर जान देती है, वहाँ सोना विवाह से पूर्व इस बात के लिए चिंतित है कि उसके पिता को उसके विवाह के लिए ऋण लेना पड़ रहा है। वह सोचती है, बाप ने मर मर कर पाला पोसा, उसका बदला क्या यही है कि उनके घर से जाने लगूं तो उन्हें कर्ज से और लादती जाऊं। इस संबंध में सोना साहस का परिचय देती है और सिलिया को भेजकर अपने मंगेतर मथुरा के सामने अपनी वास्तविक स्थिति स्पष्ट कर देती है। बाल्यावस्था के इस अभाव के कारण ही होरी की छोटी पुत्री रूपा की नारी सुलभ भावनाएं कुंठित हो गई। प्रौढ़ व्यक्ति से विवाह होने पर भी रूपा को विवाह के बाद किसी प्रकार का अभाव का अनुभव नहीं होता। प्रेमचंद ने अपने कथा साहित्य में स्पष्ट रूप से दिखाया है कि विवाह से पूर्व नारी जिन परिस्थितियों में रहती है, उन्हीं के अनुकूल उनकी रुचियों एवं जीवन दृष्टि का विकास होता है और आगे चलकर उसका वैवाहिक जीवन भी उन परिस्थितियों से प्रभावित होता है। प्रेमचंद जी के सेवा सदन उपन्यास का केंद्र बिंदु वैश्या की समस्या है और गबन उपन्यास में प्रेमचंद जी ने मध्य वर्ग की समस्याओं को उभारा है। मूल समस्या पर विचार करने के साथ साथ इन दोनों ही उपन्यासों में उपन्यासकार ने सुमन और जालपा की विवाह से पूर्व की परिस्थितियों का विश्लेषण भी किया है। सेवा सदन की सुमन में बाल्यावस्था से ही भोग विलास और पूर्ण जीवन व्यतीत करने की प्रवृत्ति विकसित हो गई थी। दरोगा कृष्णचंद अपनी पुत्रियों के लिए नित्य अच्छे से अच्छे कपड़े तथा अन्य वस्तुएं लाया करते थे। फलतः विवाह के बाद सुमन स्वाद लिप्सा के लिए पति से छल कपट करती है। अपने पड़ोसियों के सामने अपने वैभव का प्रदर्शन करने के लिए रेशमी साड़ी पहनकर बैठती है और खूंटी पर रेशमी जैकेट लटका देती है। लेकिन इस प्रवृत्ति से उसकी विलासी प्रवृत्ति संतुष्ट नहीं होती। उसके हृदय में सदैव असंतोष बना रहता है। अपनी पड़ोसियों को गहने बनवाते देख वह स्वयं को अभागिनी समझती है। इस असंतोष के कारण पर प्रेमचंद जी प्रकाश डालते हुए लिखते हैं, उसने अपने घर यही सीखा था कि मनुष्य को जीवन में सुख भोग करना चाहिए। इस प्रकार सुमन के असफल दाम्पत्य जीवन का मूल कारण उन परिस्थितियों में निहित है जिसमें जालपा का वैवाहिक जीवन प्रभावित होता है। जालपा का पालन पोषण आभूषण मंडित वातावरण में हुआ है। उसके पिता दीनदयाल उसकी माता के लिए नित्य नए आभूषण बनवाते हैं। इस वातावरण में रहकर जालपा भी आभूषणों से प्रेम करने लगती है। इस संबंध में प्रेमचंद जी कहते हैं, दीनदयाल जब कभी प्रयाग जाते तो जालपा के लिए कोई ना कोई आभूषण जरूर लाते। उसकी व्यवहारिक दृष्टि में यह विचार ही नहीं आता था कि जालपा किसी और चीज़ से अधिक प्रसन्न हो सकती है, इसलिए जालपा आभूषणों से खेलती थी। यही उसके खिलौने थे। उसकी माता का चंद्रहार देखकर जालपा चंद्रहार की लालसा व्यक्त करती है, लेकिन उसे आश्वासन दिया जाता है कि उसके लिए चंद्रहार ससुराल से आएगा। इस पर विवाह से पूर्व जालपा विवाह का वास्तविक अर्थ तो समझ ही नहीं पाती, वरन उसके हृदय में इस संबंध में भ्रांति का बीजारोपण हो जाता है। विवाह में अच्छे अच्छे गहने मिले, उसकी दृष्टि से यही विवाह का वास्तविक अर्थ है। ससुराल से चंद्रहार मिलने की बात पर वह सोचती है,
ससुराल में चंद्रहार आएगा, वहाँ के लोग उसे माता पिता से अधिक प्यार करेंगे। तभी तो जो चीज़ उसके यहाँ लोग बनवा नहीं सकते वह वहाँ से आएगी। जालपा की यह आभूषण लालसा इतनी प्रबल हो गई है कि विवाह के समय में चढ़ावे में चंद्रहार न आने पर उसका उन्मत्त सी हो जाती है। विवाह के बाद भी वह रामनाथ से निरंतर आभूषणों के लिए आग्रह करती रहती है। उसकी दृष्टि में पति प्रेम की कसौटी भी आभूषण ही है। पति यदि गहने नहीं बनवा कर देता तो वह उसे निष्ठुर समझने लगती है। जालपा और सुमन के वैवाहिक जीवन की समस्याएं यद्यपि भिन्न भिन्न है, तथापि उनका मूल एक ही स्थल पर विद्यमान है, और यह स्थल है विवाह से पूर्व भोग विलास पूर्ण वातावरण। इन दोनों ही नारियों के संदर्भ में प्रेमचंद जी ने यह स्पष्ट किया है कि विवाह पूर्व जहाँ कन्या को विवाह का सच्चा अर्थ नहीं समझाया जाता, वहाँ वैवाहिक जीवन इसी प्रकार असफल होता है और उसके परिणाम स्वरूप अनेक नवीन समस्याएं सामने आती है। बाल्यावस्था के कारण किशोरावस्था में प्रवेश करने के बाद नारी और पुरुष का एक दूसरे पर आकर्षित होना स्वाभाविक है। बाल्यावस्था का स्नेह संबंध प्राय आगे चलकर प्रेम में परिणत हो जाता है। ऐसी स्थिति में किसी दूसरे पुरुष से विवाह होने पर वैवाहिक जीवन में अनेक विसंगतियां आ जाती है। प्रेमचंद जी ने वरदान उपन्यास में इसी समस्या पर प्रकाश डाला है। वरदान की विरजन प्रताप के साथ अपने विवाह के सपन देखने लगती है, लेकिन उसका विवाह कमलाचरण से होता है। इस विवाह के कारण प्रताप और विरजन दोनों को ही दुख होता है। विद्रोही कहानी की तारा और कृष्णा के बाल्यकाल की मैत्री आगे चलकर प्रेम संबंध में परिणत हो जाती है। अन्य पुरुष से विवाह के पश्चात तारा तो स्वयं को परिस्थितियों के अनुकूल बना लेती है, किंतु कृष्णा जीवन पर्यंत निरुद्देश्य भटकता रहता है। जहाँ विवाह के पूर्व मातृत्व की संभावना आ जाती है, वहाँ प्रेम संबंध लज्जास्पद बन जाता है। प्रेमचंद जी की प्रेम संबंधी धारणा अत्यंत उच्च और आदर्शपूर्ण थी, इसलिए आदर्श प्रेम संबंधों को उन्होंने शारीरिक संबंधों से दूर रखा। लेकिन जहाँ वह किसी सामाजिक समस्या के उद्घाटन के लिए स्त्री पुरुष के संबंध पर दृष्टिपात करते हैं, वहाँ पर उन्होंने इस समस्या का भी स्पर्श किया है। प्रेमचंद जी ने विवाह से पूर्व की नारी समस्याओं का भी उद्घाटन किया है, जिसमें नारी जीवन की समस्याओं के संबंध में कथाकार की गहन अंतर्दृष्टि का परिचय मिलता है। अब हम जानेंगे वैवाहिक जीवन की समस्याओं के बारे में। स्त्री और पुरुष का पारस्परिक सहयोग और सहचार्य वैवाहिक जीवन का मूलाधार है। विवाह एक प्रकार से स्त्री और पुरुष दोनों के ही आत्मविकास का साधन है, लेकिन प्रेमचंद जी के युग में विवाह का वास्तविक अर्थ भुला दिया गया था। विवाह के संबंध में अनेक कुरीतियों को प्रधानता दी जाने लगी। विवाह के बाद की जो समस्याएं थी, उसमें से पहली है दहेज प्रथा। वैवाहिक जीवन की कुप्रथाओं के कारण कन्या का विवाह माता पिता के लिए जटिल समस्या बन जाता है। इसलिए कन्या के विवाह को लेकर पारिवारिक चिंताओं का सूत्रपात होता है। माता पिता की इस चिंता एवं उसके कारणों से प्रेमचंद जी परिचित थे। गोदान में उन्होंने अभिभावकों की इस चिंता का यथार्थ चित्र प्रस्तुत किया है। गरीब परिवार के लिए कन्या के विवाह की चिंता और भी जटिल समस्या बन जाती है। होरी ऋण लेकर अपने खेतों का लगान चुकाता है, लेकिन पुत्री के विवाह की चिंता उसके लिए सर्वाधिक भयंकर है। उसकी इस चिंता को प्रेमचंद ने अपने शब्दों में व्यक्त किया है। सोना 17वें साल में थी और इस साल उसका विवाह करना आवश्यक था। होरी तो 2 साल से इसी फिक्र में था, पर हाथ खाली होने से कोई काबू ना चलता था। मगर इस साल जैसे भी हो उसका विवाह कर ही देना चाहिए, चाहे कर्ज लेना पड़े, चाहे खेत गिरो रखने पड़े। सेवा सदन और गोदान में
उन्होंने अभिभावकों की इस चिंता को अभिव्यक्त किया है। सेवा सदन की गंगाजली अपने पति से अधिक दूरदर्शी है। कृष्णचंद हाथ रोककर खर्च करना जानते ही नहीं। गंगाजली उसके इस स्वभाव से चिंतित रहती है, क्योंकि वह जानती है कि लड़कियों का विवाह किसी तरह टाला नहीं जा सकता और इसके लिए पर्याप्त धन भी चाहिए। कृष्णचंद इस समस्या से स्वयं को मुक्त करना चाहते हैं, लेकिन बड़ी पुत्री सुमन को 16वीं वर्ष लग जाने पर अब कृष्णचंद अपने को अधिक धोखा नहीं दे सकते। हिंदू विवाह की विभिन्न समस्याओं में दहेज प्रथा प्रेमचंद युगीन समाज की सबसे गंभीर समस्या थी। यह सच है कि हिंदू समाज में बाल विवाह, अमेल विवाह आदि बहुत सी समस्याएं उत्पन्न थी, लेकिन दहेज प्रथा ने व्यक्ति एवं संपूर्ण समाज के सामने जितनी गंभीर और समस्याएं उत्पन्न की, उसका उदाहरण संसार के किसी भी दूसरे समाज में देखने को नहीं मिलती। अनमेल विवाह। नारी जीवन अनेक सामाजिक कुप्रथाओं की श्रृंखला से जकड़ा हुआ है। अधिकतर देश की कुप्रथा के कारण ही अमेल विवाह होते हैं। प्रेमचंद जी ने अपने सेवा सदन और निर्मला उपन्यास में दिखाया है कि किस प्रकार दहेज के अभाव में नारी कुपात्र के गले मर दी जाती है। सेवा सदन की सुमन का गजाधर प्रसाद से और निर्मला का मुंशी तोताराम से विवाह अमेल विवाह है। ये दोनों ही अमेल विवाह दहेज की कुप्रथा के कारण हुए हैं। सुमन का गजाधर प्रसाद से विवाह अमेल विवाह है, आयु की दृष्टि से भी और स्वभाव की दृष्टि से भी। घनाभाव के कारण सुमन के मामा उमानाथ के लिए योग्य वर खोजना कठिन हो गया, अतः विवश होकर उन्होंने सुमन का विवाह प्रोण दोहाजू गजाधर से कर दिया। सुमन और गजाधर में आयु के अंतर के साथ साथ स्वभाव भी एक दूसरे से विपरीत है। सुमन बाल्यावस्था से ही सुख सुविधाओं में पली थी, वहीं गजाधर प्रसाद कृपक स्वभाव का है। उसके स्वभाव का परिचय प्रेमचंद जी ने इस प्रकार दिया है। जलपान की जलेबियाँ उसे विष के समान लगती थी। दाल में घी देखकर उसके हृदय में शूल होने लगती। इस स्वभाव, वैषम्य और आयु के अंतर के कारण सुमन और गजाधर प्रसाद में कभी सच्चा स्नेह नहीं हो पाया। उसमें वास्तविक स्नेह और सद्भाव का स्वार्थ अभाव है, जो सुखी जीवन का मूल आधार है। इसी तरह निर्मला का विवाह पर्याप्त दहेज के अभाव में मुंशी तोताराम से हुआ, जो 40 वर्ष की है। निर्मला को तोताराम से बोलने में संकोच होता है। प्रेमचंद लिखते हैं, अब तक ऐसा ही आदमी उसका पिता था, जिसके सामने वह सिर झुकाकर निकलती थी। अब उसकी अवस्था का एक आदमी उसका पति है, जिसे वह प्रेम की वस्तु नहीं, सम्मान की वस्तु समझती है। इसमें हमारा अगला पॉइंट है बाल विवाह। बाल विवाह आज की प्रसन्नता आगे चलकर किस प्रकार दारुण दुख में परिणत हो जाती है, इसका कारुणिक चित्रण प्रेमचंद जी ने नैराश्य लीला तथा सुभागी कहानी में किया है। प्रेमचंद जी ने बाल विवाह के दुष्परिणाम में कैलासी के माता पिता को तो दुखी दिखाया ही है, साथ ही बाल विधवाओं के प्रति लोगों के अनुदार दृष्टिकोण को भी व्यक्त किया है। लोगों के संकीर्ण दृष्टिकोण के कारण ऐसी बाल विधवाओं को आदेश दिया जाता है, बेटी संसार में रहकर तो संसार किसी करनी ही पड़ेगी। लेखक माता पिता की अक्षम्य त्रुटियों और समाज के लोगों के सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार से दुखी बाल विवाह में यही आत्मरक्षा के भाव भरना चाहते हैं, क्योंकि हमारा समाज इतना अनुदर है कि इस शक्ति के अभाव में ऐसी विधवाओं का समाज में रहना ही कठिन कर देगा। बिना माझी के नाव पर लगाना कठिन है, जिधर हवा पाती है बह जाती है, कहकर लेखक बाल विधवाओं के पुनर्विवाह की ओर संकेत करता है। कैलासी के समान ही प्रेमचंद जी ने बाल विधवाओं
सुमागी के बाल विवाह का भी चित्रण किया है। कैलासी का विवाह तो 13 वर्ष की आयु में ही कर दिया गया था और वह इसी अवस्था में विधवा भी हो गई। किंतु सुभागी और कैलासी के समाज में लेखक ने कुछ अंतर रखा है। कैलासी की पारिवारिक परिस्थितियां अनुकूल है, पर समाज उसके प्रति अनुदार है, जबकि सुभागी के भैया भाभी उसके प्रतिकूल स्वभाव के हैं और समाज उसके प्रति सहानुभूति का दृष्टिकोण रखता है। प्रेमचंद जी ने कथा साहित्य में बाल विवाह के अधिक उदाहरण उपलब्ध नहीं किए हैं, परंतु फिर भी उन्होंने अपनी कहानी नैराश्य लीला में इस समस्या का चित्र प्रस्तुत किया है और वही इसकी अंतर्ज्वनता के लिए पर्याप्त है। अगला है अंतरजातीय विवाह। प्रेमचंद यदि जाति पाति, छुआछूत और ऊंच नीच के पक्षधर नहीं है, उनकी विशालता इस प्रकार के निम्न कोटि के विचारों से ऊपर उठकर है। लेकिन जब भी उन्होंने विवाह के अंतरजातीय प्रश्न को खड़ा किया, वहीं पर उनकी लेखनी रुक गई। गोदान के सिलिया और मतादीन अंतरजातीय विवाह का ही एक दृश्य है। जुनिया और गोबर से उन्होंने निर्धारित दंड का भुगतान करा दिया। इसी प्रकार प्रेमा केशव के साथ हर तरह के कष्टों को सहने के लिए तैयार है, किंतु केशव में इतना साहस नहीं कि पिता की आज्ञा की अवहेलना कर वैश्या पुत्री प्रेमा से विवाह कर सके। जिस केशव को प्रेमा ने अपने अंतःकरण से वर लिया था, वह इतना निष्ठुर हो जाएगा, उसको रत्ती भर भी आशा नहीं थी। अंतरजातीय विवाह को जो लोग एक समस्या मानते हैं, उनकी इस समस्या के निराकरण के लिए प्रेमचंद जी ने गोदान उपन्यास में एक बात सुझाई है। यदि समाज इस संदर्भ में असमर्थ है, तो ऐसी विपरीत परिस्थितियों में चिमारिन सिलिया और पंडित मदादीन की भांति इस समाज को साहस के साथ डटकर सामना करना चाहिए। इसके अतिरिक्त इस समस्या का कोई दूसरा हल नज़र नहीं आता है, क्योंकि भारतीय समाज में इतनी उदारता नहीं रहे कि वह सीधे सरल व्यक्ति को रूढ़िग्रस्त विचारों के विरुद्ध सहयोग दे सके। अब बात करते हैं वैवाहिक जीवन में नारी की समस्याओं के बारे में। वैवाहिक जीवन में नारी के चरित्र पर संदेह। वैवाहिक जीवन में नारी के चरित्र पर संदेह करना उसे जीता ही निगल जाने के समान है। प्रेमचंद ने अपने कथा साहित्य में बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। किस तरह पुरुष का शंकालु हृदय नारी की जीवन लीला अव्यवस्थित करके रख देता है। सेवा सदन उपन्यास की नायिका सुमन की जिंदगी तो पहले से ही नरकीय यातनाओं से भरी थी, किंतु एक दिन जब वह वकील साहब के यहाँ उत्सव में जाती है, तो वहाँ पर भोली का मुजरा सुनते उसे रात हो जाती है। देर रात घर वापसी आती है तो गजाधर कहता है, अब यह धांधली एक ना चलेगी, साफ साफ बताओ तुम अब तक कहाँ रही। मैं तुम्हारा रंग आजकल देख रहा हूँ, अंधा नहीं हूँ, मैंने भी त्रिया चरित्र पढ़ा है। सुमन लाख खुशामद करती है, पर गजाधर एक नहीं सुनता, बराबर आरोप पर आरोप लगाता रहता है। मन में जब भ्रम प्रवेश हो जाता है तो उसका निकालना कठिन हो जाता है। अंत में गजाधर सुमन को घर से निकाल देता है और उसे भोली की शरण में जाकर वैश्या बनने को मजबूर होना पड़ता है। इस तरह से पुरुष का शंकालु हृदय नारी को निरंतर यातनाएं देता है और खुद का जीवन तनावग्रस्त कर लेता है। दूसरा है नारी द्वारा नारी का शोषण। नारी द्वारा नारी का शोषण कोई नई बात नहीं है, अपितु यह तो सदियों से चली आ रही परंपरा है। प्रेमचंद के युग में भी यह समस्या विद्यमान थी, अतः प्रेमचंद ने इसे कथा साहित्य में स्थान दिया। सामान्यतः देखा जाता है कि जब युवती दुल्हन के रूप में घर आती है, तो वहाँ का वातावरण एक विशेष प्रकार का होता है और उसे वहाँ के अनुसार स्वयं को ढालना होता है। प्रेमचंद ने नववधू की समस्याओं का चित्रण वहाँ पर किया है, जहाँ शासन प्रिय सास अपने कुचक्रों से उसे तंग करना आरंभ कर देती है। ननंद तो अपनी माँ का पक्ष लेती है। फिर ऐसी नारी के दुख की कथा का अंत कहाँ। प्रेमचंद ने सास बहू के पचड़ों को स्वयं अपने ही घर में देखा है।
चाची मेरी पत्नी पर शासन करती थी। उसकी शिकायत भी चाची मुझसे एकांत में किया करती थी। वह भी अपने किस्मत को रोती थी। अगर बीच में चाची ना होती तो शायद मेरी उनकी ज़िंदगी एक साथ बीत जाती। ठीक इसके विपरीत ममता कहानी में सास को अपनी बहू की स्वतंत्र जीवन शैली में बाधक होने के कारण यातनाएं झेलनी पड़ती है। निर्मला उपन्यास में तोताराम की बहन रुक्मणी ने आरंभ में तो निर्मला का जीना ही हराम कर दिया था। इसकी अगली समस्या है विवाहेतर समस्याएं। विधवा जीवन भारतीय समाज को प्राचीन काल से ही वैधव्य की समस्या विचलित कर रही है। प्रेमचंद युगीन समाज का सबसे निरीह प्राणी विधवा ही है, जिसकी निरीहता का मूल कारण समाज के नैतिक मूल्य हैं, जिसके कारण स्त्री से सदैव कठोर पतिव्रत पालन की आशा की जाती है। विधवा नारी की इस दयनीय दशा का चित्रण प्रेमचंद जी ने उपन्यासों और कहानियों में किया है। प्रतिज्ञा उपन्यास की पूर्णा, गबन उपन्यास की रतन और निर्मला उपन्यास की रुक्मणी आदि भारतीय विधवाओं के जीवन के प्रतीक है। प्रेमचंद जी की उपन्यास प्रतिज्ञा का केंद्र बिंदु विद्या समस्या ही है। अगला है वैश्य समस्या। स्त्री जाति द्वारा झेली जाने वाली एक विकट समस्या है वैश्य जीवन। इस समस्या पर प्रेमचंद जी ने अपनी दृष्टि डाली है और वैश्याओं के प्रति सहानुभूति भी व्यक्त की है। आर्थिक विषमताओं और अत्याचारों के फलस्वरूप स्त्रियां इस वृत्ति का सहारा लेती है। सेवा सदन की सुमन पति गजाधर प्रसाद द्वारा घर से निकाल देने पर परम सिंह का आश्रय लेती है, किंतु वह भी उसे कुछ समय बाद निकाल देता है। ऐसे में सुमन भोली बाई की शरण में गई, मगर उस दशा में भी इस कुमार्ग से भागती रही। वह कहती है, मैंने चाहा कि कपड़े सीकर अपना निर्वाह करूं, पर दुष्टों ने मुझे ऐसे तंग किया कि अंत में मुझे इस कुएं में कूदना ही पड़ा। प्रेमचंद जी की निर्वासन और नरक का मार्ग कहानियों में ऐसी कूटनीतियों और दलालों के षड्यंत्र का चित्रण हुआ है। निर्वासन कहानी की मर्यादा को एक दलाल धोखा देकर अपने जाल में फंसाने का प्रयत्न करता है। इसी प्रकार नरक का मार्ग कहानी की युवती विधवा को एक वृद्धा कुटनी षड्यंत्र से वैश्या बना देती है। जिसे धन की इच्छा ना हो उसे धन का, जिसे संतान की इच्छा ना हो उसे संतान का प्रलोभन देकर यह वृद्धा अपने वश में कर लेती है। प्रेमचंद जी ने यह अनुभव किया था कि समाज के समुचित विकास के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि नारी को उचित सम्मान मिले और पतिता बनने के लिए बाध्य न किया जाए। इसकी अगली समस्या है पर्दा समस्या। प्रेमचंद स्त्रियों के पूर्ण विकास के लिए पर्दा प्रथा को घोर विरोधी मानते हैं, क्योंकि यह प्रथा स्त्रियों के शारीरिक तथा मानसिक दोनों प्रकार की दुर्गति से बहुत बड़ा हाथ रखती है। उन्होंने अन्य समस्याओं की भांति पर्दे की समस्या को भी उजागर किया है तथा उसके दुष्परिणामों को चित्रित किया है। अपनी कहानी कानूनी कुमार में, जहां उन्होंने तंबाकू बहिष्कार बिल, होटल प्रचार बिल, संतान निर्गमन बिल आदि को असेंबली में प्रस्तुत करने की योजना कुमार द्वारा बनाई है, वहां उपयुक्त बिलों में पर्दा हटाव बिल भी सम्मिलित किया गया है। वह चाहते हैं कि एक ऐसा कानून बनना चाहिए जिससे कोई स्त्री पर्दे में ना रहे। अगला है कुरूपता की समस्या। नारी जीवन की विविध समस्याओं में कुरूपता भी एक समस्या है। आभूषण कहानी में इसी तथ्य को स्पष्ट किया गया है। आभूषण कहानी के सुरेश सिंह सौंदर्य न होने के कारण अपनी पत्नी शीतला को सहर्ष त्याग देते हैं, अनेक कटु वाक्य सुनाते हैं, पत्नी की हर बात को आलोचना की दृष्टि से देखते हैं एवं उसका तिरस्कार करते हैं। इस प्रकार सुंदरता नारी जीवन को समुचित विकास हेतु आवश्यक प्रतीत होती है। कुरूप नारी का जीवन समस्यापूर्ण है। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक यही खत्म होता है, जिसमें हमने जाना प्रेमचंद के साहित्य में नारी जीवन की समस्याओं के बारे में। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
Thank you for watching.